हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल योगा डे का प्रोटोकॉल करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं प्रार्थना। ओम संगच्छं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। तो अब हम करेंगे ग्रीवा चालन। इसमें हम अपनी गर्दन को आगे झुकाएंगे, फिर पीछे झुकाएंगे, फिर आगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। अब दाईं तरफ घुमाएंगे, फिर बाईं ओर अपनी गर्दन को ले जाएंगे। ग्रीवा चालन से हम अपनी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब एक बार हम क्लॉकवाइज और फिर दूसरी बार हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएंगे और हम ऐसे ही गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। तो ग्रीवा चालन के बाद अगला है कटी चालन। इसमें हम अपनी कमर को घुमाते हैं, पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ। किसी भी आसन को करने के लिए कटी चालन, ग्रीवा चालन ये सभी सूक्ष्म व्यायाम हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने से आसन करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए अब करते हैं घुटना संचालन। इसके लिए हम चेयर पोज बनाएंगे, जिसे उत्कटासन भी कहते हैं, जो हमारे घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अक्सर हम ध्यान देते हैं कि हमेशा जब भी हम आसन स्टार्ट करें सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें और सुबह खाली पेट ही आसनों को करें। तो चलिए अब करते हैं खड़े होने वाले आसन। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन से हमारी लंबाई बढ़ती है। ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। ताड़ासन के बाद अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन से हमारा बैलेंस अच्छा होता है। वृक्षासन में हम एक पैर को अपने दूसरे पैर से सटा करके समकोण की स्थिति में रखते हैं और हाथों की मुद्रा नमस्कार के रूप में रहती है। पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से करते हैं और जितनी देर इस अवस्था में रह सकते हैं उतनी देर उसी अवस्था में रहते हैं। वृक्षासन के लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हमें सर दर्द है, अनिद्रा है या हाई ब्लड प्रेशर है तो हम वृक्षासन नहीं करेंगे या हमें नहीं करना चाहिए। वृक्षासन हमारी चेस्ट, पीठ, कमर आदि की पेशियों को बहुत ही लाभ देता है। वृक्षासन के बाद हमारा अगला आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में हम धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे जाते हैं और पुनः सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। इस आसन से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगला आसन है पाद हस्तासन। इसमें हम अपने हाथों को ऊपर ले जाकर फिर
नीचे लाते हैं और सांस को छोड़ते हुए अपने सर से घुटनों को छूने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपसे ये पहली बार ना हो, तो नियमित अभ्यास से आप पादहस्तासन अच्छे से कर सकते हैं। पादहस्तासन करने से मेरुदंड की पेशियों का लचीलापन बढ़ता है। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको पादहस्तासन नहीं करना चाहिए। हमारा अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैर को बाहर निकालेंगे, फिर एक हाथ से अपनी एड़ी को छुएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे और अपनी गर्दन को घुमाते हुए देखेंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से भी करेंगे। त्रिकोण आसन नियमित अभ्यास से हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा होता है। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, घुटनों का दर्द कम होता है, मेरुदंड लचीला बनता है, साइटिका, तनाव, पीठ दर्द में राहत होती है। हमारा अगला आसन है तितली आसन। तितली आसन हम पीरियड्स के टाइम भी कर सकते हैं, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तितली आसन में हम अपने दोनों पैरों की तलवों को आपस में मिलाकर रखते हैं और अपने हाथों से पैरों को पकड़कर तितली के रूप में चलाते हैं। तितली आसन हम किसी भी आसन को करने के बाद रेस्ट के लिए भी उपयोग में लाते हैं। इसके बाद हमारा अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। इसके लिए हम पहले वज्रासन में बैठते हैं, फिर घुटने के बल खड़े होकर पीछे की तरफ जाते हैं। जितना हो सकता है उतनी देर हम पीछे रहते हुए फिर वापस आते हैं। अर्धउष्ट्रासन से हमारे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और हमें पेट की समस्याओं से राहत मिलती है। हमारा अगला आसन है शशांक आसन, जो हम वज्रासन में बैठे रहते हुए अपने हाथों को आगे लाकर रखते हैं और सांसों की स्थिति सामान्य रहती है। शशांक आसन से हमारी थकान दूर होती है और शशांक आसन भी किसी टफ आसन करने के बाद हम कर सकते हैं। ये सभी आसन आप योगा अगर सीखना चाह रहे हैं तो एज अ बिगनर आप ये सभी आसन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वक्रासन। इसके लिए हम पहले दंडासन में बैठ जाते हैं, फिर अपने दाएं पैर को मोड़कर अपने बाएं हाथ से घुटने को छूते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। यही स्थिति हम दूसरी तरफ से भी करते हैं। वक्रासन से हमारे घुटनों में लाभ होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट की समस्याएं दूर होती हैं। वक्रासन करने के लिए हमें नियमित अभ्यास से हमारे हाथ से घुटना टच होने लगता है, क्योंकि बिगिनर्स अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें करने में थोड़ी समस्या आ सकती है।
अब हमारा अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। भुजंगासन से पेट की चर्बी कम होती है और हमारा शरीर सुंदर और सुडौल बनता है। अगला आसन है मकरासन, जिसमें हम अपने हाथों को आगे फोल्ड करके अपने हेड को डाउन कर लेते हैं। मकरासन करने से हमारी थकान दूर हो जाती है और यह उदर रोग में लाभ पहुंचाता है। हमारा अगला आसन है शलभासन, जिसमें हम अपने पैरों को पीछे से धीरे धीरे उठाने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है उतना धीरे धीरे उठाते हैं और नियमित अभ्यास से हम इसे और अच्छे से भी कर सकते हैं। यह पैरों, जांघों और पेट की पेशियों को ताकत देता है और हमारी भूख बढ़ाता है। शलभासन के बाद चलिए अब हम करते हैं पवन मुक्तासन आसन। पवन मुक्तासन करने के लिए हम अपने घुटनों को मोड़ते हैं और अपने सर को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करते हैं और पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। पवन मुक्तासन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, बेली फैट कम होता है। अगला आसन है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने के लिए हम अपने पैरों को मोड़ते हैं, हाथों से अपनी एंकल्स को टच करते हैं और धीरे धीरे अपने पेट को उठाने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है उतना उठाते हैं और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। सेतुबंधासन गर्दन, कंधे, मेरुदंड, कमर और जोड़ों के दर्द में आराम देता है और पीरियड्स के कष्टों से आराम दिलाता है। तो चलिए अब करते हैं शवासन। शवासन के लिए हम सभी जानते हैं एकदम बॉडी को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स की स्थिति में आते हैं। शवासन से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। अधिकतर हम जब ऑफिस से या किसी काम से घर आते हैं तो शवासन हमारे लिए तनाव दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम प्राण के संतुलन से प्राण ऊर्जा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और प्रत्येक अंग एक लय और एक ताल में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। इसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसमें सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं। जितना आराम से हो सकता है उतनी देर हम कपालभाति के स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। कपालभाति से हमारे सांस लेने की क्षमता में सुधार आता है, रक्त परिसंचरण अच्छा होता है और एकाग्रता में लाभ होता है और हम बेली फैट को कम कर सकते हैं। किसी भी प्राणायाम को
क्लोज करने के लिए हम अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों के पास लगाते हैं तो उससे बहुत ही आराम मिलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। सांस लेते हुए हम भ्रमर का गुंजन करते हैं। रिलैक्स की मुद्रा में फिर से वही हाथों की हथेलियों को रगड़िए और आँखों पे लगाइए। आप महसूस करेंगे कि आपकी आँखों में ठंडा सा लग रहा है और आपके अंदर असीमित ऊर्जा आ रही है। तो चलिए अब करते हैं अनुलोम विलोम। दाईं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करेंगे और बाईं तरफ से सांस लेंगे और फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। सांस प्रश्वास की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अनुलोम विलोम जितनी देर आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। यह तनाव कम करता है, रक्त परिसंचरण अच्छा करता है, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है जिससे हमें सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होता है। एकाग्रता में अनुलोम विलोम बहुत ही फ़ायदेमंद है। दमा, सर दर्द, पेट की समस्या, नाड़ी संबंधी कष्टों में अनुलोम विलोम बहुत ही लाभप्रद है। अनुलोम विलोम की टेक्निक भी बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। अब हम करेंगे ध्यान मुद्रा। ध्यान के लिए हम उस परम पिता ईश्वर के बारे में सोचेंगे और यह महसूस करेंगे कि उसकी असीमित ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। हम अन्य कोई भी विचार अपने मन में नहीं लाएं। आंखें बंद। ध्यान अपने दोनों आँखों के बीच में मध्य में लाएंगे और ये महसूस करेंगे कि एक ज्योति पुंज हमारे पास आ रहा है और उसकी असीमित ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है और ईश्वर हमें आशीर्वाद दे रहा है कि हम सकारात्मकता से अपने कार्य में और अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह ज्योतिपुंज हमें असीमित ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हमें ईश्वर का वह ज्योतिपुंज दिख रहा है। ध्यान हम जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर हमें ध्यान करना चाहिए। इससे हमारा टेंशन दूर होता है, हमारी समस्याएं दूर होती हैं, हमारे को मानसिक शांति मिलती है और हम कैपेबल होते हैं कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाएं। तो अंत में अब हम करते हैं शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
धन्यवाद।